जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये अगेन जो हमने सरमाया के ऊपर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वी आस्क आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग ली हो या टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग ली हो, तो हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग्स ली हैं उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर उनको प्रोफेशनली कैसे हेल्प हुई है। तो अगेन वी हैव अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट ऑफ माइन। इन्होंने रिसेंटली फरहान भाई हैं, रिसेंटली इन्होंने ग्रेजुएट किया है। इस टाइम पे ऑल टाइम जो है मार्केट हाई पे जा चुकी है, 96,000 क्रॉस कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। हो सकता है जब तक ये अपडेट आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे तो तब तक हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर मार्केट जा चुकी हो। बहुत एक्साइटमेंट है ऑल ओवर द न्यूज़। और मैंने फरहान भाई को इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया है कि यार जो भी हम स्टॉक्स को सिलेक्शन कर रहे होते हैं, फरहान भाई बड़े प्रोएक्टिवली उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं और फिर डाउन द लाइन 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद दिखा रहे होते हैं यार कि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा ज़बरदस्त बीट कर रहा है। चले जी, गेटिंग टू फरहान भाई। जी फरहान भाई, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर टू हैव यू एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ में दोबारा कनेक्ट होने के लिए। मोहम्मद फरहान काजी मेरा पूरा नाम है। बाय प्रोफेशन मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में हूँ। ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ बिजनेस स्कूल्स के अंदर। तो उसके अलावा जो है इंटरेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो दैट्स व्हाई आई चोज़ सरमाया और फिर ये लर्निंग जर्नी, लर्न टू अर्न की जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि तो आप कैरियर वाइज आपने कहा कि विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, तो आप क्या टीच करते हैं? मेरा कैरियर वैसे 15 साल के ऊपर है। मैं स्टार्टिंग के अंदर तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ। ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने लीडिंग ब्रांड्स के लिए मैनेज किया है। टीसीएस हो गया, मोलन फिप्स हो गया, स्टैंड चार्टर्ड, डॉलर इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरर हैं। और पिछले 5 साल से मैं फिर अपना 2019 के बाद से आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर्स। और उसमें मैंने स्टार्ट किया कंसल्टिंग से। तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर हम ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पीपल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जो मेरा प्राइमरी जिसे कहते हैं पेट एरिया है वो पीपल मैनेजमेंट है, और वो मैं ग्लोबली भी मैंने सीखा है। उसे पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, कोविड के बाद ख़ास तौर पे। सो पिछले 5 साल में मैंने 2-3 अपने वेंचर्स स्टार्ट किए, जिसके अंदर प्राइमरी में अपने पेट एरियाज़ में रहा। अम, और विजिटिंग फैकल्टी मैं ज़ैबिस्ट के साथ रहा हूँ, सीबीएम के साथ रहा हूँ, आईबीए के साथ रहा हूँ, आईबीए कराची। ज़्यादातर कराची बेस्ड हैं। और ऑनलाइन जो है सेशंस कुछ मैंने यूएमटी लाहौर के लिए और यूसीपी लाहौर के लिए कुछ ऑनलाइन सेशंस भी किए हैं। तो ज़्यादातर ये मेरे दो सेशन रील रिलेटेड ही है आपके एचआर से रिलेटेड? एचआर दीज आर एचआर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, स्ट्रेटजिक, ज़्यादातर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट अब काफ़ी अरसे से उस साइड पे आ गए। लेकिन ज़्यादातर पीपल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड हैं, और उसमें एनालिटिक्स भी है क्योंकि मुझे डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो मैंने पीपल एनालिटिक्स को फिर इंट्रोड्यूस कराया था। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो वैसे बात की जाए ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस कितने सालों का हो गया? जैसे आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया अब तक जो है तकरीबन आई थिंक माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों का आपको हासिल हो गया होगा। 15 साल का तो कॉर्पोरेट और वर्किंग एक्सपीरियंस के अलावा 4-5 साल का वो जिसे कहते हैं ना इंटर्नशिप्स, ये ट्रेनीज़, पढ़ना लिखना, और वो भी क्योंकि मैंने एजुकेशन ड्यूरिंग अपना एमबीए ड्यूरिंग वो जॉब ही कंप्लीट किया था। परफेक्ट हो गया, चलें ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फरहान भाई, आपने मुझे प्रेजेंटेशन भी अपनी दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले, बड़ी ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। तो हम एक काम करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर दें फॉर द ऑडियंस टू सी। बाकी आप प्रोफाइल चले ये तो आपने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आप जर्नी लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से सीखी? तो पहले शेयर कर लें अपनी प्रेजेंटेशन। श्योर, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। तो ये तो स्टार्ट है, लर्न टू अर्न की जर्नी है। सरमाया को अप्रोच मैंने किया था तकरीबन लास्ट सीएमएफ जो कैपिटल मार्केट्स का आपका कोर्स था। और 1 जुलाई को मैंने अपना जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि मुझे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के अंदर आई हैव टू लर्न समथिंग। देन मैं फॉलो करता था टीवीटी को, और टीवीटी पे फिर मैंने लईक भाई को सुना, आपको सुना, मुज़म्मिल को सुना, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलो सरमाया। और उसके बाद फिर मैंने अप्रोच किया। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी जो इन्वेस्टर की विद रेफरेंस टू सरमाया थी, वहाँ से शुरू हुई। और लर्न टू अर्न मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लर्निंग के साथ अर्निंग
आपको हेल्प करती है ये समझने में कि जो आपने सीखा है वो कितना टेंजिबल है। आपके पास कोई बिल्कुल। स्किल आ रहा है या सिर्फ नॉलेज ही आ रही है सिर्फ आपके पास में। तो जबरदस्त। ये है मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले शेयर किया है तकरीबन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी ग्लोबली मैंने काम ज़्यादा किया है, लेकिन ज़्यादातर मैं ग्लोबल जो है ना वर्चुअल काम करने में और ऑनलाइन काम करने में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा डेवलप किए हैं इस एरिया में। पीपल मैनेजमेंट में मुश्किल है मगर हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाऊँ, क्योंकि काम ही आपने करते रहना है तो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी तो चाहिए होता है आपको, ताकि ये कि आप डाइवर्सिफाई कर सकें अपने पोर्टफोलियो को और नए वेंचर्स कर सकें, जो कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि जी स्टार्टअप्स और नए नए काम किए जाएँ। तो ये परफेक्ट हो गया। एक बैकग्राउंड है। अच्छा, फॉर ऑल दोस पीपल हु वांट्स टू गेट इन कांटेक्ट विद फरहान भाई, तो अगेन बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू एचआर, और उनके 2-3 वेंचर्स भी हैं। तो अगर किसी ने रीच आउट करना है तो उन्हें लिंक्डइन का यहाँ पे अपना वो शेयर भी किया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली जाके वहाँ पे उनको सर्च भी कर सकते हैं एंड देन गेट इन कांटेक्ट विद देम। जी, कैरी ऑन। जी। तो यहाँ पर ये मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन था जो कि सरमाया की जर्नी से पहले था, और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट करता रहता था। ज़्यादातर मैं सेल्फ जिसे कहते हैं कोई इतनी बड़ी नैरेटिव नहीं है, सेल्फ मेड ही है, और जो थोड़ा बहुत जो पैसे आपके फैमिली के होते हैं तो कोशिश यही करते रहें कि उसको इन्वेस्ट करते रहें। सो रियल स्टेट में अल्लाह का शुक्र है वी इन्वेस्टेड। रियल स्टेट मीन्स के बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड इन लॉन्ग टर्म के लिए, और उसमें से पिछले 2 साल से पहले तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ 2-3 साल से जो हालात है उसके अंदर तो नेगेटिव में चले गए। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने एक्सप्लोर किया था, स्टॉक्स में भी किया था, लेकिन स्टॉक्स में मैंने कभी भी ज़्यादा नहीं रहा, इनडायरेक्टली रहा हूँ, यानी कि खुद नहीं किया, किसी के थ्रू करवाया, कोई ऐप के थ्रू कर लिया, किसी के थ्रू कर लिया, दोस्त के थ्रू कर लिया। और गोल्ड तो क्लासिक है, आपको पता ही है। तो पाकिस्तान में गोल्ड जो है सबको पसंद है, बल्कि पूरी दुनिया में पसंद है, तो ये एक क्लासिक तरीके से करते रहे। सो ये पहले था जो कि सरमाया से पहले एक पोर्टफोलियो था। इन स्टूडेंट की तरह शायद आपकी करंट जर्नी भी लॉस मेकिंग हो। इन स्टूडेंट्स ने तो सरमाया और पीके के कोर्सेज किए, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुए और आज आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं। इन लोगों ने जो एक्शन किया, उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही कोर्स आपको हेल्प करेगा आपके लॉस मेकिंग एक्सपीरियंस को आपके प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस में कन्वर्जन के लिए। टू टेक सरमाया और पीके कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, रियल स्टेट में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये आपने प्लॉट्स लिए हुए थे या फिर वो फाइलों वाला सिस्टम था, इसमें कितना परसेंट? नहीं, इसमें इसमें मैंने जो है स्टार्ट तो ज़्यादातर तो जो है वो प्लॉट्स, क्योंकि आई एम बेस्ड इन कराची एंड आई ट्रैवल फॉर वर्क, तो मैं पूरे पाकिस्तान ही घूमता रहता हूँ, और अब पिछले कुछ अर्से से गल्फ़ में भी आई एम ट्रैवलिंग। तो ज़्यादातर कराची में तो प्रॉपर्टी प्लॉट्स के अंदर हमारा था, और कुछ घर बने बनाए जिसे रेंटल कहते हैं आप, वहाँ से भी आप अर्निंग करते हैं। फाइल्स जो है वो मैंने उसमें वेंचर किया था एक। पर्सनली स्पीकिंग इट्स अ गुड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बट आई डोंट लाइक इट, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल। बड़ी सीधी सी बात है, इट्स समथिंग, और उसके अंदर थोड़ा सा उसके जो एथिक्स है ना वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एथिकली भी उसमें एक इशू आता है, क्योंकि आप किसी को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू होता है। जो एक्चुअल टेंजिबल चीज़, वो प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, शो हो रही है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। येस, आई डिड वेंचर इन फाइल्स, मगर उसमें अर्न भी किया, अल्लाह का शुक्र है। कोविड के ज़माने में भी अर्न किया, लेकिन ये कि वो मुझे एथिकली समझ में नहीं आया। तो और उसको फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। नहीं, आई थिंक कि देखिए, वो आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो तो ओवरऑल फाइल वाली सिस्टम में जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो भी होता है। अब इसमें एक आपने देखा ऑन सिस्टम भी होता है। ऑन सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो आपने फाइल, लेट्स सपोज कोई भी प्लॉट है, लेट्स सपोज 50 लाख रुपए का, ठीक है, आपने फाइल ली, उसकी डाउन पेमेंट की, कोई 4 लाख 5 लाख से स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद आपने क्वार्टरली या जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स है उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, ड्यूरिंग द क्वार्टर भी क्या आप कर सकते हो कि फाइल को आगे भी सेल कर सकते हैं। सो ये बड़ा फ्रेंजी, एक स्पेकुलेशन जब भी फाइलों में देखी गई है, रियल स्टेट में जब भी चलती है, तो ये इस तरीके से चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत गलत है इसमें। रियल स्टेट जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये बैकग्राउंड से जब आप फाइल खरीद रहे होते हो ना, तो ये जानना जरूरी होता है कि बैकएंड पे आपका प्लॉट भी है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
ये स्कीम को लॉन्च किया जाता है ना, होता ये है कि प्लॉट्स होते नहीं है और फाइल्स बना के कह दिया जाता है कि जी प्लॉट होंगे और बैलेटिंग होगी। सो 1 साल बाद या 2 साल बाद बैलेटिंग होती है, फिर जाके पता लगता है अच्छा यार इतने प्लॉट थे। उस दौरान तक जितने भी पैसे होते हैं, जो ओनर होता है ऑफ दैट स्कीम वो पैसे ले चुका होता है। और उसको कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है जो बैक एंड से जो लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं लैंड डिपार्टमेंट से, वो भी बड़ी पेंडिंग चल रहे होते हैं। पेंडिंग इसलिए चल रहे होते हैं कि भाई वो सारी पेमेंट लोगों से पहले एक दफ़ा ले लें फाइल सिस्टम, फिर वो लैंड डिपार्टमेंट को दे देते हैं, फिर वो क्लियरेंस हो जाती है। कई दफ़ा होती है, कई दफ़ा नहीं होती। तो इस वजह से ये स्पेकुलेशन है, ये फ्रेंजी है, ये जो है ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है फॉर दोज पीपल जो एट द एंड पेमेंट नहीं कर पाते, और अगर फंस जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। और जो कर पाए तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग बन जाती है। तो ये सिनेरियो है, लेकिन आप मेरे ख्याल से जब उस टाइम पे ही एंटर हो गए जब थोड़ा बहुत रियल एस्टेट परफॉर्म करे, ऐसे ही है। ऐसे ही बिल्कुल। और मैं ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि फ़ाइल और इसके उसके अंदर रहा, लेकिन फिर मैं बाहर आ गया, क्योंकि आई थिंक कि आपको बाहर आने का रास्ता पहले देखना चाहिए। तो मेरे माइंड में बड़ा क्लियर था कि क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, एज आई सेड लर्न टू अर्न, यू हैव टू लर्न एंड देन अर्न। तो मैंने सीखा भी, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा आप जो बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। और मुझे लगता है उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना वो उसी का है जिसकी वो लॉन्च की है जिसने स्कीम। उसके अलावा किसी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होल्डिंग आपकी रहती है कोई वही है। हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा वही है। तो अगर किसी को करना है तो वो काम कर लें अदरवाइज़ तो कोई मुझे सच समझ में नहीं आया। चले अब अच्छा, फिर अब बाकी कैपिटल मार्केट की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? जी, तो कैपिटल मार्केट की जैसे मैंने शेयर किया कि मैंने 1 जुलाई को आई थॉट ओवर इट, और मैं क्योंकि मेरा बहुत सारा काम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जेक्टिव सेटिंग में भी हेल्प करता रहा है, वही काम मैं अपने लिए भी करता हूँ। मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेहतरीन ट्रेनिंग्स हासिल की हुई हैं जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग, क्या करना चाहिए आपको, ज़िंदगी कैसे बाय डिज़ाइन गुजारनी चाहिए, उस पे काम किया। तो मैंने फिर एक चीज़ सोची कि इन्वेस्टमेंट्स और वो कर रहे हैं, व्हाई नॉट कैपिटल मार्केट्स। और फिर मैं थोड़ा इंडिकेटर्स पाकिस्तान इकोनॉमी के देख रहा था। जैसे मैंने कहा मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता रहा हूँ 50 से ज़्यादा सिटीज़ में पिछले 10 सालों में, और अभी भी मैं जब दिल चाहता ट्रैवल करता हूँ। तो मेरा पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट रहता है। मैं तो बहुत ही ग्राउंडेड हूँ और आई नो कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं देख रहा था मार्केट को कि मार्केट में और जो इंडिकेटर्स चल रहे हैं, तो क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का शौक है तो मैं डेटा पे ही चलता हूँ। कोई अजम्पशंस, न्यूज़ मैं देखता नहीं हूँ। न्यूज़ ना मैं पढ़ता हूँ, सुनता नहीं हूँ। तो वो एक थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि जो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के वो अच्छे जा रहे हैं। और फिर लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने एमबीए किया हुआ था, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी थी एक ज़माने में, लेकिन उस टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैपिटल मार्केट्स में आप अच्छा अर्न कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कोई आपको एक गाइडलाइन चाहिए होती है। तो फिर मैंने सरमाया की तरफ आने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे ख़ुद, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, कोचिंग करता हूँ, तो मुझे ख़ुद भी ये था कि अगर आपको सीखना है तो उन लोगों के साथ में सीखें जो कि बेहतरीन सिखाएं। पहली बात तो ये। सेकेंडली वो स्किल सिखाएं रादर देन कि सिर्फ नॉलेज ही डंप कर दें। नॉलेज तो यूट्यूब पे इतनी पड़ी हुई है कि इंडियन से अगर आप सीखने लग जाएं, नॉलेज यूट्यूब पे बहुत है। वहाँ पे तो स्टॉक मार्केट की, मगर आई थिंक कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हेल्प नहीं करती। आपको प्रोफेशनल टू द पॉइंट टारगेटेड नॉलेज हेल्प करती है स्किल डेवलप करने में। तो वहाँ पे मुझे सरमाया का था, और फिर मैंने वही किया कि मैंने रजिस्टर करवाया, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। तो ये तो खैर एक चार्ट है जिसके अंदर परफॉर्मेंस शो हो रही थी। और फिर मैंने CMF का जब हम कोर्स कर रहे थे, तो ये मेरे वो स्टॉक्स थे जो कि ड्यूरिंग द CMF कोर्स में सबमिट भी कराता रहा, क्योंकि आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स होते थे। और मुझे वो वाइवा आज भी याद है जिसमें 5 मिनट में आपने कंपनी इवैल्यूएट करनी है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि 5 मिनट में भी इवैल्यूएट। तो मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट और स्टेटमेंट एनालिस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग सब पढ़ी थी, लेकिन हमें लगता था बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको स्टॉक वैल्यूएशन के लिए जो है ना एक थॉरो चाहिए, मगर द वे यू हेल्प अस के जी 5 मिनट में भी तो आप एक कंपनी को वैल्यूएट कर सकते हैं अगर आपके पास मेजर डेटा अवेलेबल हो, जैसे ग्रोथ फैक्टर, स्टेबिलिटी, वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो, इन्वेंट्री, और ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। उसको लेंस जो था वो आपने जो प्रोवाइड किया, और फिर ये कि क्विक लेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी पिछले 2-3 दिन में, इस हफ्ते आपने देखी है मूवमेंट, यू हैव टू बी वेरी क्विक। एंड मैं आई एम अ बेनिफिशरी, मैं शेयर भी किया आपसे, और वो मैंने तो बहुत, और वो
क्विक जो है ना वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप बार बार ये ग्रोथ फैक्टर, स्टेबिलिटी और वैल्यूएशन को आपको बहुत तेज़ी से देखना होता है। तो ये मेरे स्टॉक्स थे और इन्हीं से मैंने किया क्या, आपने तो हमें कहा था कि जी वो मॉक अकाउंट्स आप करें, तो मेरे मॉक अकाउंट्स भी थे। लेकिन साथ में Right. मेरा, क्योंकि मेरा म्यूचुअल फंड का पहले से अकाउंट बना हुआ था, तो स्टॉक से Right. पहले मैंने म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप हमारा जो CMF का लेक्चर शुरू हुआ था वो म्यूचुअल फंड से शुरू हुआ था, तो मैंने म्यूचुअल फंड से पिछले 1 साल में जो कमाया था आपकी लर्निंग के बाद, वो मैंने सारा चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था म्यूचुअल फंड तो बहुत ही स्लो डेड कोई प्रोडक्ट है। लेकिन द वे यू हेल्प अस कि यार इक्विटी में आओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो उसको पढ़ना सीखो रिपोर्ट्स को, जो कि हमें वो नहीं बताते। यानी कि वो जो मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन था वो ही इज़ अ गुड गाय, मगर उसने कभी बताया ही नहीं कि इस तरह से भी तो आप पढ़ें। तो मैंने तो मैं फ़ौरन यहाँ पे ऐड इन भी करता हूँ। देखिए, अच्छा यहाँ पे आपने जो ये पूरा सिलेक्शन भी दिखाई है, इसमें ग्रोथ फैक्टर, स्टेबिलिटी है, वैल्यूएशन फैक्टर, फ्री कैश फ्लो, इन्वेंट्री। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे बता रहे हो कि हम 5 मिनट के अंदर एक कंपनी की एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जब भी कभी ये एक बहुत बड़ा लोगों के माइंड में ना गैप है कि मतलब उनको जब वो सोचते हैं कि यार ओवरऑल जब हमने फाइनेंशियल एनालिसिस करना बड़ा डीपली जाना पड़ेगा। अच्छा, गिवन कि हमारे पास, जैसे आपने भी मेंशन किया कि डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल हो, तो ये दैट्स अ गुड थिंग कि हमने सरमाया के ऊपर डेटा इस तरीके से बिल्ड इन कर दिया। और आगे भी जो हमारी इंशाल्लाह वेबसाइट आने वाली है जिसको हम लॉन्च करें बैकएंड में, मुझे पता है क्योंकि डाटा मैं बैकएंड से खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वेबसाइट होगी और इन वन गो आपको एक पूरी कंपनी का एनालिसिस समझ आएगा, बिजनेस एनालिसिस भी आपको समझ आएगा। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग हो कि कंपनी को कैसे एवेल्यूट करना है, तो 5 मिनट भी काफ़ी होते हैं एक कंपनी को एक थॉरली जाके देख लो कि यार ये कंपनी अच्छी भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। और यहाँ पे अगेन जैसे फरहान भी बता रहे हैं, एक हम वाइवा करवाते हैं ड्यूरिंग द कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग, जिसमें हम सबको ट्रेन करते हैं कि आपने 5 मिनट के अंदर कैसे एनालाइज करना है ये कंपनी अच्छी भी है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट फरहान भाई वाज टेलिंग। और यहाँ पे चले एक फरहान भाई ये बताइएगा, इसमें से एक कंपनी आप पिक कर लो। लेट्स सपोज FFC आपने पिक किया। ये जब फर्स्ट टाइम जब आपने कैपिटल मार्केट ट्रेनिंग ली थी, तो ये आपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया था। मैंने ये देख रहा हूँ कि डिफेंसिव सारे सेक्टर्स हैं। पिछले भी जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं मेजोरिटी केसेस में उन्होंने डिफेंसिव सेक्टर्स को ही पिक किया हुआ था इनिशियली जब उन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो FFC क्यों पिक किया आपने? FFC तो अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसमें जब मैंने वर्किंग की, फर्टिलाइज़र सेक्टर डिफेंसिव तो है लेकिन इसमें ग्रोथ जो आ रही थी और जो इसकी, अच्छा मैं आई एम अ मैनेजमेंट गाय। इंटरेस्टिंगली मैं बहुत सारी कंपनीज़ को एज अ मैनेजमेंट पर्सन जानता हूँ, क्योंकि मैंने ओवर द ईयर्स इनको हमने काम किया हुआ है बहुत सारी कंपनीज़ के साथ। FFC ग्रुप के साथ शायद मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं, जैसे आपने जो बताया ना कि स्टॉक को कैसे समझना है, फिर मैं कंपनीज़ का बिज़नेस एनालिसिस मुझे ज़्यादा समझ में आता है, तो मैंने इसका बिज़नेस समझने की कोशिश की। फिर हमने डिस्कस किया था कि अच्छा जाके यूरिया की प्राइसेस देखें, गैस की प्राइसेस देखें। मैंने साथ में कंपनी के, क्योंकि आजकल लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी कंपनी की एक्टिविटीज़ भी आ रही होती हैं, तो वहाँ से आइडेंटिफाई हुआ कि FFC जो है वो कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और अपने जैसे AGL के स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, और इसमें काफ़ी सारे FFBL को इसने मर्ज कर लिया, तो बहुत सारे चेंजेस इंटरनल भी आ रहे हैं। तो सेक्टर तो डिफेंसिव है, लेकिन ये कंपनी जो है वो ग्रोथ, उसके ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ उसके पैटर्न पे थी। इसी वजह से ये पिछले 5 महीने से मेरे पोर्टफोलियो में, ये मैं जब भी अगर निकाल भी दूँ तो ये फिर वापस आ जाते मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। उसकी रीज़न यही है कि इसके ऑब्वियसली मार्जिन्स अच्छे मिले। मैंने प्रॉफिट इसमें से कमाया, मेरे ख्याल में शायद सरमाया की तो जो ट्रेनिंग के पैसे मैंने FFC से निकाल लिए थे, क्योंकि वो ब्रेक इवन तो करना है ना आपने, और ब्रेक इवन ही एक्चुअली असल अर्निंग है। तो FFC इस वजह से रहा है क्योंकि ये सेक्टर डिफेंसिव है, लेकिन सेक्टर के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ पैटर्न पे है एंड स्टिल इट इज़ गोइंग वेरी वेल। और इसके अगर हम मार्केट सेंटिमेंट्स भी देखें, या वो जिसे कहते हैं ना मार्केट डेटा भी देखें जो स्टॉक मार्केट का है, तो पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ज़बरदस्त हो गया। चलें मूविंग फॉरवर्ड, इसमें और क्या फिर आपने सिलेक्शन तो ये कर ली? मैंने सर जैसे शेयर किया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैंने इक्विटी के अंदर मूव किया है। अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और अपने अपने जो फंड्स थे उसको मैंने बड़ा फ्रॉम मनी मार्केट टू इक्विटी मार्केट, और कुछ मैंने एसेट एलोकेशन और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एज सेट के मैं पहले इन्वेस्टमेंट अगर करता था तो वो बेस्ड ऑन सर्टन
पॉइंटर्स कर लिए, लेकिन ये नहीं पता होता था कि इसका पैटर्न क्या जाएगा। इवन फोरकास्ट एक चीज़ होती है कि आपने जो हासिल करना है वो आपने हमारे साथ डिस्कशन भी हुई थी कि अपना टारगेट सेट करें, आपने अर्न कितना करना है इसमें से, ठीक है। तो अब टारगेट सेटिंग मुझे आती थी, लेकिन अर्निंग की टारगेट थ्रू स्टॉक्स और म्यूचुअल वो आपसे हमने सीख ली कि अच्छा इसमें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं आइडिया था कि आप बहुत अच्छी टारगेट सेटिंग भी कर सकते हैं। और मैं मेरे ख्याल में अपने टारगेट से ऊपर ही अल्लाह का शुक्र है जा रहा हूँ। और उसके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारी लर्निंग भी है जो हमने सीखी आपसे और जो सरमाया के पोर्टल से, और साथ में उसको फिर अप्लाई किया, क्योंकि अप्लाई किया और मैं साथ साथ अप्लाई कर रहा था। मैं जब से जैसे सीख रहा था आई इंक्रीज माई पोर्टफोलियो स्लोली ग्रेजुअली। जैसे म्यूचुअल फंड तो मैंने पहले 1-2 सेशंस के बाद ही अपने चेंज कर लिया था, पूरा जो है ना एलोकेशन चेंज कर ली थी, और उसका 3 महीने के बाद में आई गॉट अ रिटर्न। तो एक म्यूचुअल फंड का ये, और म्यूचुअल फंड तो ये एक मैंने वैसे फोरकास्ट निकाली थी, ये ड्यूरिंग अ लर्निंग है जब हम सीख रहे थे Right. सेवन। तो उस पर ठीक मैंने है। एक फोरकास्ट निकाली थी कि मुझे एक टारगेट सेट किया कि जी 12 महीने बाद हमें ये करना है, और इसके अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं आपके साथ में हम सीख भी रहे थे, उसको मैं अप्लाई भी कर रहा था। अच्छा, मैं खुद भी पढ़ रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी आदत है जैसे आपसे सीखा तो उसके बाद में, और ये मैं सब लोगों को कहूँगा कि देखिए आप तो मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर लेते हैं, लेकिन हम खुद कितना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर। तो मैं उसको जाकर खुद टाइम स्पेंड करना शुरू किया मैंने। फिर यूट्यूब की मेरी जो सर्चिंग है वो भी अच्छी हो गई, क्योंकि पहले मैं रैंडम घूमता रहता था, फिर मैं टू द पॉइंट जाके मैंने चीज़ें सीखना शुरू की यूट्यूब से कि अच्छा अगर आपने बताया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एलोकेशन है तो एलोकेशन को जाके देखें, उसके और कितने तरीक़ेकार हैं। स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स को मैं प्रॉपर्ली कैपिटल मार्केट के उसके बैकग्राउंड को जाके समझें कि एक स्टॉक के पीछे क्या चल रहा है। तो ये एक टारगेट सेटिंग की थी उस टाइम पे। फोरकास्ट आपने लिखा हुआ है, तो ये कैसे आपने निकाला है? 40% आपने लिखा है स्टॉक्स का, आपने 60% KSE 100 का लिखा हुआ है। ये मैंने अपने लिहाज से लगाया था कि अगर मेरा म्यूचुअल फंड्स इतने मुझे दे दे, ये मेरी अपनी केएससी का, तो मैंने वो डेटा निकाला था उस टाइम पे सितंबर में। उस टाइम पे ईयर एंड का ये शो हो रहा था, अब चेंज हो गया क्योंकि मार्केट चेंज हुई है पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। बाकी जो था वो मैंने अपने लिहाज से अपना फोरकास्टिंग निकाली थी कि मैं अगर इतना कमा लूँ, इतनी अर्निंग कर लूँ, और उसके लिए मेरी एलोकेशन जो मैंने एलोकेशन की हुई थी म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, मुझे लग रहा था कि मैं इतना 12 महीने में कर लूँगा। तो अभी मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि वो 12 महीने की बजाय बहुत सारे टारगेट्स 5 महीने में कवर हो गए, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग के साथ साथ आपको अपने आप को अपडेट भी रखना है, बिल्कुल और सही। फिर वो अपडेट रखने के बीच में फिर बुल्स एंड बेयर भी देखना है। तो बीच में हाँ, बुल्स एंड बिल्कुल। बेयर का शो भी आ गया, तो बट ये कि आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है उसको। तो मेरे जो अब फोरकास्टिंग है वो और चेंज होती जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको उसको वही जो फंडामेंटल्स हैं जो आपने बताए थे उसको अप्लाई करना है। अच्छा, तो अब अभी जो है आपका पोर्टफोलियो आपने कैसे शिफ्ट कर लिया है? चलिए आप आगे प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा ये अगर अगस्त सितंबर से बताना शुरू करूँ, क्योंकि एक तो ख़ैर आपने जो बेंचमार्क आप बताया था कि केएससी 100 को बीट करना, ये मुझे इफ़ यू आस्क मी बिलीव मी, मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि ये कैसे हो सकता है कि आप केएससी 100 अपने आप में एक बेंचमार्क है, यानी कि स्टॉक मार्केट का एक बेंचमार्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि 500 में से 100 कंपनीज़, और 100 ही वो जिसमें से 25 या 30 टॉप कंपनीज़ होती हैं, 30 कंपनी, तो वो भी उसमें इंक्लूड है। फिर उसको कैसे बीट कर सकते हैं? तो मुझे स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया जब आपने सिखाया था। हाँ, फिर जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया और उसको वीकली बेसिस पे ट्रैकिंग शुरू की, बीच में ज़र ऐप भी लॉन्च हुई सरमाया की। मैं उसके अलावा भी मॉक पोर्टफोलियोज़ बना रहा होता था। मेरी एक तरीकाकार ये है कि मैं जो है ना मॉक पोर्टफोलियोज़ भी पैरेलल में जो स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए एक है कि जस्ट फॉलो करना। आपने कुछ कंपनीज चूज़ करनी, उसको एनालिसिस भी कर लिया, अब आप उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। एक है कि उसको आप मॉक में डालें, तो मैं अपने बहुत सारे मॉक अकाउंट वो रखता हूँ जिसमें स्ट्रैटेजीज डालता रहता हूँ। वो स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे मैं देख रहा होता हूँ कि ट्रेल क्या बन रहा है, और उस ट्रेल से फिर आप ओरिजिनल पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। परफेक्ट हो मुझे गया। मुझे तो एटलीस्ट इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो स्ट्रैटेजी आपने चलानी है, वहाँ से अच्छा स्ट्रैटेजी में तो समटाइम बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि वो मॉक होता है। सो मॉक में शायद बिल्कुल। हम इतना रिस्क नहीं ले रहे होते, हम उसमें बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, और स्ट्रैटेजी प्रॉपर होती है, मगर उसके अंदर ये टेंशन नहीं होती, तो वो आप उसमें ज़्यादा रिटर्न ले लेते हैं।
तो मैं पैसा करता हूँ इधर कन्वर्ट करता हूँ। तो ये अगस्त और मैं चल रहा होता हूँ, यानी कि मिड ऑफ द मंथ से मेरा थोड़ा सा होता है कि क्योंकि मैंने अर्न करके ही इन्वेस्ट करना है। दिस इज़ व्हाट माय माइंड इज़ कि एक इंटरनल स्टार्टिंग में इक्विटी डाल दी, तो मैंने किया ये था कि मेरी और जो कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी उसकी जो अर्निंग थी वो मैंने कहा कि अच्छा अब इसको सरमाया के लिहाज से जो सीखा है उसके लिहाज से एक और नया पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसी के थ्रू अर्न करेंगे। तो मैं पे वो 15 to 15 देख रहा होता हूँ और उसी को रीइन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो ये एक था पहले। अब ये लर्निंग थी अगस्त सितंबर में, अभी ज़रा जिसे कहते हैं ना स्टार्टर लर्निंग थी। तो इसके अंदर की आई बीट KSE एट दैट टाइम और माय पोर्टफोलियो इज 5.87 ऑन रिटर्न और KSE 5.27 पे था जबरदस्त। तकरीबन। अब जो हमने शिफ्ट किया वो उसमें क्या क्या फिर आपने अच्छा, स्टॉक्स भी मैंने कुछ लिखे हैं, ये मैं स्टॉक्स के अंदर था। फिर नेक्स्ट जो है सितंबर अक्टूबर आया। सितंबर अक्टूबर के अंदर भी बीट था 15 डेज के ऊपर 8.969 और इसमें भी स्टॉक्स में मूवमेंट थी। हाँ, मैं ज़रा क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी लर्निंग थी, उसमें ये था कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी है या कम करनी है, या आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी बड़ी सिंपल से, हाउ मच यू वांट टू अर्न, दैट्स इट। तो मेरे माइंड के अंदर एक नंबर आ गया। मैंने कहा ठीक है, अब अगर इसके लिहाज से तो अपनी फिर आप चेंज करें ट्रांजैक्शन, आपने कितनी करनी, या तो आप पड़ा रहने दें पोर्टफोलियो। तो मेरा काफ़ी दिन पोर्टफोलियो पड़ा भी रहता है, मैं नहीं करता, मैं ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करता। सम टाइम मैं शायद एक हफ्ते के अंदर हार्डली 2 घंटे भी नहीं इन्वेस्ट होते। सम टाइम मैं रोज़ाना आधा घंटा दे लगा लेता हूँ क्योंकि वर्किंग साथ में चलती रहती। तो ये सितंबर अक्टूबर था, इसमें भी स्टॉक्स की पिकिंग आप देख रहे हैं, FFC सब में आ रहा है। अक्टूबर नवंबर के अंदर फिर मैंने टारगेट बढ़ाना शुरू किया। वो जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आता है। और बुल्स एंड बेयर भी मैं फॉलो कर रहा था, फिर मैं खुद भी पढ़ रहा था, फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो फिर ये परफॉर्मेंस आपके सामने है। और आई नेवर थॉट कि मैं इतना इसमें से अर्न कर सकूंगा। 15% महीने वो भी, और या कहाँ पे KSE 11%, कहाँ पे 15%। और ये ज़्यादातर हमने बुल्स एंड बीएस में कुछ शेयर्स बताए थे। खड्डा सीमेंट हो गया, चिराग सीमेंट भी है, आपने जो CSAP जो है PSO इवन जो अपने मार्केट थी का आपका सारा हपको का जो है ना वो सारा जो हपको मैंने निकाला। हपको में मुझे नुकसान हुआ था, लेकिन अगर आप नुकसान नहीं समझते, यानी कि मेरा तो बिजनेस, मैं पढ़ाया भी मैंने बिजनेस पे। आई ऑलवेज शेयर इनसाइट्स के अगर आपको नुकसान बर्दाश्त करना नहीं आता तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो हपको ने किया, लेकिन हपको का जो भी था वो सारा अर्निंग भी हो गई क्योंकि IPO एक आया था BF बायो का। तो BF बायो में मैंने कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स का जितना कुछ था, जो BF बायो का अवेलेबल था ना, उसमें मैंने आपके सारी जितना कुछ पढ़ा था वो सारा उसकी वो जो होता है ना IPO से पहले वो आता है एक डॉक्यूमेंट आता है, तो BF बायो के ऊपर मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई कर दी थी। और उसके बाद बायो स्टिल इज वेरी गुड। अगर आप देखें ना तो पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार इसके कैप लगते जा रहे हैं। अभी इनिशियली फार्मास्यूटिकल्स के भी 4 महीने पहले जब हमने सेशन किया था तो तब भी हमने कुछ डिस्कस ये किया था कि आपके फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। उसमें एबर्ट था, हेलियन था, हाइनून था, ये सारों को हमने ग्लैक्सो था, तो इन सबको हाईलाइट किया था। ये BF बायो उस टाइम पे कह लो शुरू के फेजेस में आया, IPO था, तो उस टाइम पे मैंने कवर नहीं किया था इसको। लेकिन जो अभी इसकी मैंने अर्निंग्स वगैरह देखी है, इसका जो ग्रोथ देखी है, इट इज आउटस्टैंडिंग। मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स एज वेल। और डाउन द लाइन अभी भी बड़ा जबरदस्त रहेगा। मैंने इसको IPO में भी ले लिया था और बाद में भी ले लिया था, तो उसकी वजह से ये जो आप एक कर्व भी देख रहे हैं ना, दिस इज वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स मुझे, और फिर फिरोज जो फिरोज सन्स था वो इसके पीछे इसका मेजर इन्वेस्टर था, तो फिरोज सन के फंडामेंटल्स, फिर इसके अपना जो डेटा था दैट वाज वेरी गुड। और फिर फार्मा सेक्टर जैसे आपने बताया, तो ये पूरी एक फिर चेन। तो फिर ये BF बायो जो है पोर्टफोलियो के अंदर मेरे IPO में भी था, इसके जस्ट IPO में 77 पे था। आज जो है ये 140 या 150 के ऊपर 149.9 पे, यानी कि ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। तो उसकी वजह से भी आप ये एक ग्रोथ देख सकते हैं। और ये लास्ट 2 वीक्स का, तो आई चेंज माई स्ट्रेटजी अगेन, और मैंने किया ये कि ट्रांजैक्शंस को और चेंज किया, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए। बीच में रिफाइनरी की भी न्यूज़ आई थी, और रिफाइनरी को मैंने थोड़ा, रिफाइनरी अगेन PRL को मैंने स्टार्टिंग में रखा था स्टॉक्स में,
और अभी फिर लेकर आए थे, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर से भी है, फिर इसके अंदर मैंने फार्मा भी और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना और ज़्यादा, और लास्ट 2 वीक्स ही आप मेरी एक्टिविटीज़ भी जो देख रहे होंगे उसके अंदर भी मैंने फिर वो शेयर किया ग्रुप के ऊपर भी अलमनाए के साथ। तो अब इसका जो लास्ट 2 वीक्स का जो है वो ये स्टेटस रहा है कि इसके अंदर भी ये आपने बेचा था, एफएफसी वगैरह बेचा है, हमारी बेचा है कि ये इसमें और मजीद ऐड किए हैं मैक्टर? नहीं, मैंने मारी वगैरह और MEBL मिजान और मारी और बहुत सारे कुछ बेच दिए थे। FFC को मैंने वो 25% और 20% रोटेशन पे रखा हुआ है, यानी कि यू गेट द अर्निंग यू री इट। और इसके अंदर बल्कि ये लास्ट 2 वीक्स का थोड़ा, और आज का अभी मैंने अपडेट नहीं किया, तो इसलिए ये ग्राफ जो है ना ये और चेंज होगा, ये बल्कि ये और ज़्यादा ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कि ये ऐसी आज जो है वो ड्रॉप हुआ है, तो आज का मेरा इसके अंदर अपडेट नहीं आ रहा। परफेक्ट हो गया, चले। अच्छा, इसके अलावा अगर और कोई if anything else you want to share, 30 minutes So this is the last KSC के साथ में जो मैं बता रहा था ना, मेरी एक वीकली स्ट्रीक चल रही है। सो मैं बार बार KSC को बीट कर रहा था, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, so 6 weeks in parallel from last couple of months. 8-10 में से 6 हफ्ते आप लगा लें, सो आई कंटिन्यूसली बीट ये जो ग्रीन वाला है। सो 1 2 अगर आप 3 4, सो आई थिंक ये एक आपको ट्रैकिंग बताती है कि आप कितना प्रॉपरली जो है उसको कर सकते हैं। सो लास्ट 5 मंथ्स की, अच्छा अल्टीमेटली मेरा टारगेट जो था और फोरकास्ट जो था उसको मैंने बीट, अपने ही उसको बीट कर दिया। आई ऑलवेज सेड आपका मुकाबला आपके साथ ही है, ओब्वियसली मैं मार भाई के साथ अब भी लगा सकता है या किसी और के साथ ही लगा सकता, आप अपने साथ लगा सकते हैं। तो ये स्टॉक्स का 5 मंथ्स का टोटल रिटर्न है 50%। क्या चाहिए और जिंदगी में? मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था 44% सोचा था साल का मैंने, कि मैं शायद 1 साल बाद कर लूँगा, लेकिन जस्ट टू अप्लाई दैट नॉलेज और जो स्किल हमने सीखा उसको अगर आप कंटिन्यूसली और फिर डिसिप्लिन के साथ लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, डिसिप्लिन के साथ में लगाएं और एक फोकस के साथ में। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी क्योंकि एलोकेशन मेरी चेंज हो गई थी, तो उसकी इस वजह से उसका रिटर्न भी इंक्रीज़ हो गया। और कम्युनिटीज़ मैंने क्योंकि पहले भी ली हुई थी, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा, जो हमने गोल्ड का सेशन भी हमारा हुआ था, तो गोल्ड और उसको मैंने थोड़ा सा समझा था, तो उसकी बेसिस पे सो इन कम्युनिकेटिव अगर आप देखें तो होल्डिंग्स के अंदर 100% चेंज आया है, जो कि मैंने सिर्फ सरमाया के बाद अपनी होल्डिंग्स जो है जिनको छेड़ा, जिसे आप कहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई विल बी थैंकफुल। और खैर बाकी तो ये कि कुछ ये मेरे फ्यूचर के टारगेट्स हैं और फीडबैक हैं सरमाया के बारे में। ये वैसे ही आप बता दें, काफ़ी माशाल्लाह आपने काफ़ी ज़बरदस्त फीडबैक भी दिया हुआ है। सो फॉर द ऑडियंस, लास्ट अगर आपके कोई भी कोई फीडबैक है या कमेंट है तो लूशा। इसमें ये है कि देखें, अगर आपने वाकई में किसी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम और ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो आई थिंक सरमाया से बेहतर पाकिस्तान के अंदर, मैंने बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म देखे, सरमाया से बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नज़र नहीं आया। फिर डेटा, जिस तरह से कैश किंग होता है, इसी तरह से डेटा भी अपने आप में एक किंग है, क्योंकि वो आपके पास प्रॉपर हो, अपडेट हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सरमाया के फिर प्रोफेशनल, जस्ट मैं अभी मैंने टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी मैंने रोल कराया फराज भाई के साथ में, और मार भाई के प्रोफाइल और मार भाई से हमने जो सीखा वो प्रोफेशनली सीखा। सो आई थिंक कि वो जिसे कहते हैं ना लर्न टू अर्न का अगर रियल एक्सपीरियंस है तो वो सरमाया से मिलता है। और फिर आपको खुद भी एफर्ट डालनी है, यानी कि अगर खुद एफर्ट नहीं डाल रहे, कंटिन्यूटी नहीं रख रहे, अपने टारगेट सेट नहीं कर रहे, अगर सीखने के बावजूद भी रिस्क लेना नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो अपने आप पे भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सीख लिया बेहतरीन लोगों के साथ में सीखा, जो कि खुद जिनकी अचीवमेंट्स हैं, जिन्हें खुद अर्निंग कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। बल्कि फराज भाई का भी टेक्निकल शुरू हुआ है कोर्स, मैंने वो तो लाइव सेशन में सिखाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मेरा इरादा है कि वह पूरा करके और थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करें। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, बल्कि मैं बहुत सारे लोगों को भी रेफ़र भी कर रहा हूँ और पब्लिकली आई विल शेयर द टेस्टिमोनी, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी दिस ईयर इफ़ यू आस्क मी। मैं पूरे साल में जो है ना सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स बढ़ाना नहीं है मेरे ख्याल में, नॉलेज जो है ना, क्योंकि मैं ये नॉलेज अपने बच्चों में, सिबलिंग्स में, मैं अपने दो शेयर कर, और मुझे वैसे पढ़ाने का शौक है, वो मैं आपसे इजाज़त लेके पढ़ाना शुरू करूँगा
जब आप इजाज़त देंगे कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, तो ये है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फरहान भाई। और जिस तरीके से फरहान भाई ने मेंशन किया है कि नॉलेज इज़ द पावर, और इस टाइम पे अगर आपको डाटा को भी चेक करना था, डाटा इज किंग एज वेल। एक तो कैश इज किंग जो हम स्टॉक्स पे पढ़ते हैं, और डाटा का होना भी, ये भी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे देता है। ओवरऑल देखें, मैं भी, फराज भाई भी जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं बुल्स एंड बीएस के ऊपर, हम हर वीकली एनालिसिस करते हैं, टॉपिक्स करके आ रहे होते हैं। बैक एंड पे आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा मेहनत के बैक एंड पे हो रही होती है। मैं कंपनीज को पूरा थॉरली देख रहा होता, फराज भी इसके अंदर वॉल्यूम्स वगैरह जो टेक्निकल्स की बेस के ऊपर जो स्क्रिप्ट को सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा करते हैं कि अच्छा इसमें इनमें से नेक्स्ट वीक के अंदर भी अगर कोई परफॉर्म कर सकती है तो कौन सी हो सकती है। क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऐसी चीज़ लेके आएँ जो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दे। और इसके साथ साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को समझना चाहिए किस तरीके से होते हैं। जैसे फरहान भाई ने दिखाया कि एफएससी देखे उनके पोर्टफोलियो के अंदर कई ऐसे स्टॉक्स आए जो उन्होंने सेल भी कर दिया ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स के अभी टाइम गुजरा है। अच्छा, यहाँ पे शिफ्टिंग भी क्यों की है? क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आपके मैक्रो इकोनॉमीज चेंज हो रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमीज जब चेंज होंगे तो कुछ सेक्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि बेनिफिट कुछ ऐसी कंपनी के बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे एफएफसी था, मारी था, उन्होंने नहीं सेल किया, अगर आप उसको होल्ड करके भी रखते हैं तब भी उसके अंदर इटसेल्फ मेरे ख्याल से एफएफसी ने 100% का परफॉर्मेंस भी दी है मेरे ख्याल से 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के अंदर। तो उसको भी अगर आप देखो, सो एक दो कंपनीज भी आप ऐसी भी पिक कर लें जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही हैं या उसको मैक्रो इकोनॉमीज को सपोर्ट करती है, तो तब भी इसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। चले जी, थैंक यू सो मच। और अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट का पार्ट बनना चाहते हैं, यू वांट टू टेक दिस ट्रेनिंग, तो आप सरमाया.com के ऊपर ट्रेनिंग स्पेस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फरहान भाई की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।